दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एमए एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा और तमाम कोर्सेज वहां पे आपको मिलेंगे, जिसमें आपको वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जो वीडियो कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही उपलब्ध है। इसके अलावा लाइव डाउट क्लासेस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो दोस्तों अगर आप यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में तैयारी कर रहे हो और आपके पास एच एल आहूजा सर की बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, वो भी हमने कवर किया है। तो इस वाली वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं, हालांकि हमने 5 टॉपिक कवर किए हुए हैं अगर आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू जाओगे, लेकिन अगर आप यूट्यूब के थ्रू हो तो हम समझाने वाले हैं आपको वेलफेयर इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि इसमें समझाने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति पे डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है या इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है तो कौन सा टैक्स ज्यादा बेटर तरीके से काम करेगा, ज्यादा वेलफेयर को बढ़ाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो बच्चों ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हम एच एल आहूजा सर की बुक से ले रहे हैं, जो 21 एडिशन है। और स्पेशली इस वीडियो में हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं वेलफेयर इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बच्चों वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारी बहुत सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसमें से कई सारी वीडियो प्राइवेट भी हैं। तो अगर आपको ये पूरी की सारी वीडियो देखनी है, जैसे कि आप अगर मान लीजिए यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या पीजी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें पूरे का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। और अगर आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है यूजेस ऑफ टैक्सेशन, यानी कि हमें ये बात बतानी है कि किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए डायरेक्ट टैक्स बेटर रहेगा या इनडायरेक्ट टैक्स बेटर रहेगा। यानी कि क्या हम एक देश की सरकार को डायरेक्ट टैक्स यूज करना चाहिए या इनडायरेक्ट टैक्स यूज करना चाहिए। तो बच्चों जब किसी भी देश पर एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, इसका मतलब जीएसटी मान लीजिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, गुड्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। और अगर मान लीजिए डायरेक्ट टैक्स लगता है तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कंज्यूमर की इनकम घट गई। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर डायरेक्ट टैक्स लगता है तो जो बजट लाइन है वो पैरेलली डाउनवर्ड शिफ्ट करेगी, और इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो जो बजट जो आप कह सकते हो कि आपका जो टैक्स लगने के बाद जो बजट लाइन है वो नॉन पैरेलली इनवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगी। तो हम डायग्राम के थ्रू पूरे का पूरा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या डायरेक्ट टैक्स बेस्ट रहेगा या इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायग्राम पे बच्चों फोकस कीजिएगा, क्योंकि सारा जो कंसेप्ट एक्सप्लेन होगा वो डायग्राम के थ्रू ही होगा। तो मैंने काफी बड़ा सा डायग्राम आप बच्चों के लिए बना लिया है ताकि आपको सारी बातें साफ साफ समझ में आ जाएं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये हमारी इनिशियल बजट लाइन है, ठीक है, इनिशियल बजट लाइन हमने बना ली है। और इनिशियल बजट लाइन होने की वजह से इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे मैं बुक में देख पा रहा हूं, इस बुक में नाम दिया हुआ है हमारा PL1, ठीक है। तो हम भी चलिए PL1 ही नाम दे देते हैं इसको, PL1। अब डेफिनेटली इस पर कोई ना कोई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट तो होगा ही, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हम मान लेते हैं Q3। नाम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो नाम चलिए मैं अपने हिसाब से मान लेता हूं, नाम मान लीजिए A मान लिया हमने, ठीक है। यानी कि PL जो है हमारा, आप कह सकते हो कि इनिशियल जो है PM ले लेते हैं, इसके हिसाब से नहीं लेते, PM ले लेते हैं। और इस पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो A है। इसका मतलब कंज्यूमर जो है, देखिए ये जो है ना ये वाला, सबसे पहले समझिए यहां पे जो लिखा हुआ है ये मनी इनकम है, ये हमारी मनी इनकम है। यानी कि कंज्यूमर के पास ओपी पैसे हैं और यहां पे है एक्स गुड्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम बात करें कंज्यूमर पॉइंट ए की, तो यहां पे मैं लिख देता हूं X0 और यहां पे मैं लिख देता हूं, कुछ भी लिख देते हैं, H0 लिख देते हैं, H लिख देते हैं, ठीक है, या यहां पे X लिख दिया, यहां पे H लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है बेटा, देखो पॉइंट ए की हम बात कर रहे हैं, पॉइंट ए हमें क्या दिखा रहा है, यानी कि जो कंज्यूमर है उसने PH मनी इनकम स्पेंड की, मनी इनकम जो उसने क्या किया, खर्च कर दी, ठीक है, टू बाय OX गुड्स, ठीक है। इसका मतलब अब कंज्यूमर के पास क्या क्या चीज है, अब उसके पास OH इनकम है, अवेलेबल है, प्लस
ओ एक्स गुड्स अवेलेबल है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन कंज्यूमर के पास मौजूद है। यानी कि कंज्यूमर के पास जो इनकम थी टोटल ओपी, उसमें से उसने पी एच जो पैसा है वो खर्च कर दिया, और पी एच खर्च करने के बाद उसको ओ एक्स क्वांटिटी मिल गई है, जिससे वो उसके पास अब क्या बचा हुआ है, ओ एक्स गुड्स बची हुई है और ओ एच मनी इनकम बची हुई है। अब मान लीजिए कि कंज्यूमर की जो इनकम है, सॉरी प्राइस है एक्स गुड्स का, वो घटता है, वो बढ़ता है। क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स लगने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स एक तरीके से प्राइस को बढ़ा देता है। तो प्राइस बढ़ने के बाद ये जो बजट लाइन है ये अंदर की तरफ मूव करेगी, डेफिनेटली अंदर की तरफ ही मूव करेगी। और अब ये हो गई है M1, ठीक है। इसका मतलब कंज्यूमर जो है अब वो पहले से कम गुड्स खरीदेगा, ये बात तो हमें समझनी होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर जो पहले से कम गुड्स खरीदता है। अब मान लीजिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, ये हमारा IC 0 था, या IC 0 बोल देते हैं या 1 बोल देते हैं इसको, और ये हमारा IC 2 हो गया। इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो B है। इसका क्या मतलब है B का? देखिए मैं यहां समझा देता हूं। यहां पे पॉइंट B का क्या मतलब है? पॉइंट B हमें बता रहा है कि कंज्यूमर जो है इतना पैसा खर्च करेगा, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं, चलिए N दे दिया है हमने। यानी कि पॉइंट B पर बता रहा है कि PN वो खर्च करेगा, और PN वो मनी एक्सपेंडिचर खर्च करके गुड्स की OX2 क्वांटिटी खरीदेगा। तो चलिए मैं आपको यहां पे इसको X1 बोल देते हैं, इसको X2 बोला है तो ये X1 खरीदेगा। यानी कि पॉइंट B हमें क्या बता रहा है कि कंज्यूमर जो है वो PN मनी एक्सपेंड करेगा, मनी स्पेंड करेगा ऑन X गुड्स, और वो क्या बाय करेगा? वो बाय करेगा OX2 टू बाय OX2 यूनिट। यानी कि उसने OX2 यूनिट को बाय कर लिया। अब कंज्यूमर के पास जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? ON है, यानी इतनी उसके पास मनी इनकम है जो पहले से ज्यादा है अगर वो केवल X गुड्स खरीद रहा है, और गुड्स पहले से कम है OX2। तो ये तो बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए। इसका मतलब प्राइस इफेक्ट क्या हुआ कि जैसे ही प्राइस में कमी हुई, डिमांड जो है, प्राइस में वृद्धि हुई, डिमांड जो है वो कट गई, यानी कि गुड्स जो है वो नॉर्मल है। तो A से B जो है वो प्राइस इफेक्ट है। ये तो हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, जो हमने पहले से ऑलरेडी समझा हुआ है। अब देखिए यहां से बात शुरू होती है, सारी बात आगे से, कि अगर कंज्यूमर जो है वो पहले OX2 यूनिट खरीदता और कीमत में वृद्धि नहीं होती, तब वो कितना पैसा खर्च करता। इसका मतलब ये हुआ, तब उस केस में कंज्यूमर जो है, देखिए यहां से हम एक डिफरेंस ले रहे हैं डिस्टेंस का, ये वाला। इसका मतलब एक तरीके से कंज्यूमर के ऊपर इतना टैक्स लगा हुआ है, ये वाला अमाउंट है, दिस इज कॉल्ड टैक्स अमाउंट। यानी कि टैक्स अमाउंट क्यों है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कंज्यूमर पहले, यानी कि जब प्राइस में कमी नहीं हुई तब, अगर वो OX2 गुड्स खरीदता, तब उसको इतने पैसे खर्च करने पड़ते। मैं यहां पे डाल देता हूं इसको, तब उसे खर्च करने पड़ते, मान लीजिए हम लिख देते U लिख देते, तब उसे PU पैसे खर्च करने पड़ते। लेकिन अब उसे कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं? तब उसे कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं? अब उसे खर्च करने पड़ रहे हैं, मतलब उसको खर्च करता वो पहले ये वाला पैसा, लेकिन वो खर्च कर रहा है टैक्स लगने के बाद ये वाला पैसा। इसका मतलब UN जो है वो टैक्स अमाउंट है। तो बात ये हो रही है कि जितना अमाउंट UN है, अगर उतना ही टैक्स उसको डायरेक्ट टैक्स के रूप में लिया जाए, तो देखिए जो हमारा जो बजट लाइन है वो पैरेलली अंदर की तरफ इस तरीके से शिफ्ट करेगी कि वो B कॉम्बिनेशन को बाय कर सके, ठीक है। यानी कि वो कंज्यूमर जो है वो B कॉम्बिनेशन को बाय कर रहा है। थोड़ा सा इंडिफरेंस कर मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है, यहां से टच करके वो ऊपर चला गया। यानी कि कंज्यूमर अब देखिए B पॉइंट को बाय कर रहा है। क्यों बाय कर रहा है? क्योंकि वो B पॉइंट से कटती हुई लाइन है। इसका मतलब जितना टैक्स हमारा CD है उसी के अमाउंट, उसी के बराबर हमने टैक्स लगा दिया है, ठीक है। उस टैक्स पर अब देखिए इंडिफरेंस कर्व कहां आएगा। अब हम एक इंडिफरेंस कर्व बना लेते हैं, कहीं पे भी बना लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए हमने यहां पे इंडिफरेंस कर्व बना लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर आप देखोगे टेक्निकली तो ये एक ऊंचा इंडिफरेंस कर्व हो गया। इससे तो नीचा है लेकिन इसके मुकाबले ऊंचा इंडिफरेंस कर्व है। ऊंचा इंडिफरेंस कर्व क्यों है? क्योंकि यहां पर आप देखोगे हम अब कंज्यूमर जो है वो OX2 क्वांटिटी खर्च करेगा
और इसके बराबर ही पैसा, मान लीजिए वो पहले के बराबर ही पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये अब जो ये वाला इंडिफरेंस कर्व है IC3, ये अब पहले से ऊंचा इंडिफरेंस कर्व है, यानी कि IC2 जो है, IC2 जो है, अगर हम इसको कंपेयर करें IC2 और IC3 से, तो ये ऊंचा इंडिफरेंस कर्व है। ऊंचा इंडिफरेंस कर्व क्यों है? देखिए पहले अगर मान लीजिए आपको इस वाले पॉइंट पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मान लीजिए डायरेक्ट टैक्स लगता, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स लगता है तो वो इतने पैसे खर्च कर रहा है, PH पैसे खर्च कर रहा है ना। लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट टैक्स लगता तो वो इतने पैसे खर्च करता, यानी कि पहले से ज्यादा पैसे खर्च करता इतनी ही गुड्स खरीदने के लिए, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये IC2-3 है ये ऊंचा है। ऊंचा क्यों है? आप बार बार समझ लीजिए, इतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए अगर आप इस पॉइंट पे आते, यानी कि अगर आप पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते, खर्चा आपका यहां से यहां तक आता। तो इससे हमें ये बात आइडिया लगता है कि अगर हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि पॉइंट सी हमें क्या बता रहा है, देखिए पॉइंट सी मैं यहां लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया भी रहेगा। पॉइंट सी हमें बता रहा है कि अगर हम जो पैसा है, ये हमने सी मान लिया, सी तो यहां पे था, चलिए हम इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। पॉइंट डी हमें क्या बता रहा है? पॉइंट डी हमें बता रहा है कि अगर हम OX3 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं तो हमें PH मनी स्पेंड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और अगर हम, ये कब है? जब हम क्या लगाते हैं? डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, ठीक है। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं तो क्या होगा? तो उतनी ही क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको X बोल देते, चलिए इसको, उतनी ही क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको PX, चलिए X तो यहां पे लिखा हुआ है, Z बोल देते हैं इसको, उतनी ही क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको PZ अमाउंट खर्च करना पड़ता। इसका मतलब आपको एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स लगने से ही फायदा है, इनडायरेक्ट टैक्स लगने से फायदा नहीं होता। तो बच्चों ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि यानी कि इंडिफरेंस कर्व का यूज ये है कि हमें इस बात को एनालिसिस करने में मदद करता है कि कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट टैक्स बेस्ट है या इनडायरेक्ट टैक्स बेस्ट है। तो इस डायग्राम के थ्रू हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जो IC3 है वो IC2 के मुकाबले अच्छा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स हमेशा कंज्यूमर के लिए इनडायरेक्ट टैक्स से बेटर होता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।